नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग एप्पल में। रेट 2022 और उसके बाद होने वाली जो इसकी मुख्य परीक्षा है, साथ ही सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और राजस्थान बेस्ड जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं जैसे कि लेब असिस्टेंट, एलडीसी आदि, इन सभी की दृष्टि से राजस्थान जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके संबंधित जो सिलेबस है उसमें हमारे 6 से लेकर 10 तक की बुक्स है हमारा राजस्थान आदि नाम से। तो ये बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 6 क्लास की हमारी जो बुक है हमारा राजस्थान, इसका हमारा सुपर फास्ट रिविजन सीरीज चल रही है। 1 से लेके 6 तक हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन करेंगे। यह है आपका जल संसाधन एवं संरक्षण। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे हम नज़र डालेंगे और यही आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और वन लाइनर बनाते हैं। हम किसी से भी पढ़ें, किसी भी सोर्स से पढ़ें, गाइड से पढ़ें या नोट से पढ़ें, पर एक बार चैप्टर का रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पता है आपको सारे क्वेश्चन चैप्टर से निकल के आते हैं, तो चैप्टर का रिवीजन करेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इसका एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। जल संसाधन एवं संरक्षण। अपवाह तंत्र क्या होता है? नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ जो बनाती है उसको अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो ये पढ़ेंगे हम राजस्थान के संदर्भ में। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जो राजस्थान की जो नदियाँ हैं, पूर्वी बनास, पार्वती, काली सिंध आदि और भी जो नदियाँ हैं ये चंबल में गिरती है। पूर्वी साइड पे, राजस्थान की पूर्वी साइड की जो नदियाँ हैं ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं, चंबल में गिरती हैं, मिलती हैं। और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, यमुना में मिल जाती है। यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है और गंगा जो है नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये इनके प्रकार ये जो भी नदियाँ हैं, सारी नदियाँ किस में गिर रही है? आपकी बंगाल की खाड़ी में। तो ये किसका अपवाह तंत्र बनाएंगी? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। आगे है अरब सागर का अपवाह तंत्र, माही, लूणी, पश्चिम बनास और भी ये जो नदियाँ हैं और इसकी सहायक नदियाँ हैं ये कच्छ की घाटी और इधर से खंबात की घाटी के द्वारा अरब सागर में गिरती हैं। तो ये इनके प्रकार किस में गिर रही हैं? अरब सागर में। तो किसका अपवाह तंत्र बना रही हैं? अरब सागर का अपवाह तंत्र के रूप में इसको हम पढ़ेंगे। आंतरिक अपवाह तंत्र, घग्गर, बाणगंगा, कातली, साबी, रूपारेल, मेढा, ये जो नदियाँ हैं ज़मीन पे ही विलुप्त हो जाती है, कहीं से बहती है और जो है किसी जगह जाके ज़मीन पे ये विलुप्त हो जाती है। न तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी किसी ऐसी नदी में, मुख्य नदी में गिरती है जो बंगाल की खाड़ी तक जाती हो, या किसी ऐसी नदी से जुड़ती हो जो अरब सागर की तरफ गिरती हो, तो ये ज़मीन पे विलुप्त हो जाती है। तो ये आंतरिक अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ जो है चंबल, बनास, लूणी, माही, बाणगंगा, इधर से घग्गर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं आपकी, चंबल परियोजना, माही बजाज सागर, बीसलपुर परियोजना, जवाई परियोजना, सोम, कमला, अम्बा, मानसी, वाकल, जाखम परियोजना, इनके बारे में हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। उदयपुर में आपके बहुत सारी झीलें हैं, झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। अजमेर में है, अलवर में है और भी जहाँ पे भी झीलें हैं उन झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे। जल संचयन, जल का स्टोरेज कैसे करते हैं? घरों में हम लोग टैंक बना लेते हैं वगैरह ये, और भी क्या चीज़ें जैसे बावड़ी है ना, झीलों के रूप में स्टोर कर लेते हैं, तालाब के रूप में स्टोर कर लेते हैं, छतों पे जो बारिश का पानी आता है उसको स्टोर कर लेते हैं। तो ये सब जल संचयन के प्रकार हैं, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मीठे पानी की झीलें कौन सी है? मीठे पानी की झीलों के बारे में पढ़ेंगे, खारे पानी की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। जल संचयन जो है वो रूफ टॉप, यानी छत पे जो बारिश का पानी है उसको एकत्रित करना, उस बारे में पढ़ेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे, इसकी विधियाँ। इसके अलावा टाका, खड़ीन, जोहड़, ये जो परंपरागत विधियाँ हैं जल संचयन की, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये इतना सा है इस चैप्टर में। तो आइए चलते हैं चैप्टर की ओर। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। इन स्रोतों में मुख्यतः झीलें, नदियाँ, उन पर बंधे बांध, नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप आदि हैं। तो ये सब क्या हैं? जल संसाधन कहलाएंगे, है ना। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र देखते हैं। धरातलीय बनावट एवं भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या अपवाह प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। अगर बीच में उच्च भूमि नहीं हो तो वो तो जो दो अपवाह क्षेत्र एक में मिल जाएंगे, है ना, तो फिर तो वो एक ही अपवाह क्षेत्र हो जाएगा। दो अपवाह क्षेत्रों के बीच में अगर उच्च भूमि नहीं होगी तो वो तो एक अपवाह क्षेत्र हो गया ना, वो तो आपस में मिल गई, है ना।
तो ये जो उच्च भूमि है उसको क्या कहा जाता है, जल विभाजक रेखा कहा जाता है, जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। राजस्थान में जल विभाजक रेखा कौन सी है, अरावली पर्वत। राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, कालीसिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तथा यमुना नदी गंगा नदी में, अंततः गंगा नदी किधर मिल गई, बंगाल की खाड़ी में मिल गई। तो ये इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहा जाता है। ये इनके इन प्रकार किसमें मिल गई सारी नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में। किसका क्या क्या नाम देंगे इनको, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। आगे है अरब सागर का अफवाह तंत्र, आ जाओ इस पर भी आ जाओ। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र कहा जाता है। डिटेल में आप पढ़ेंगे ही सही, एसएसटी की बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे, नोट्स वगैरह में पढ़ेंगे, गाइड वगैरह में पढ़ेंगे। चैप्टर का रिवीजन जरूरी है, चैप्टर में जितना है उतना पढ़ेंगे हम। आंतरिक प्रवाह तंत्र, ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक नहीं पहुँच पाई है, समुद्र तक कहीं बीच में ही लुप्त हो गई है ना, किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए, किसी झील में मिल जाए, उसे आंतरिक भूमिगत अफवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। कौन कौन सी है नदियाँ, राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेडा आदि नदियाँ आंतरिक प्रवाह की तंत्र के उदाहरण है। ओहो हो भाई साहब, तो ये नदियाँ जो है आपकी आंतरिक अफवाह तंत्र का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। इनके नसीब में नहीं था इधर बंगाल की खाड़ी में जाना या अरब सागर की तरफ जाना, पर ठीक है जो है। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ पढ़ो भाई पढ़ो, इसको भी पढ़ो। ये है चंबल, मुख्य नदी, मतलब मैं चंबल वासी हूँ और गर्व है इस बात का। चंबल नदी, अभी चंबल रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य चल रहा है इधर कोटा में, कोटा निवासी हूँ मैं, बन जाएगा तो आप लोग भी देखने आना। इस नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है, ठीक है। राजस्थान की सबसे लंबी एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है ना, दोनों बातें अलग अलग है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कोई और है ना, पर वर्ष भर बहने वाली, ठीक है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। किधर मिल गई, यमुना में। यमुना किस में मिल गई, गंगा में, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बनास, बेड़च, कोठारी, कालीसिंध, पार्वती आदि है। चंबल की जो है सहायक नदियाँ कौन सी है, बनास, बेड़च, कोठारी, कालीसिंध, पार्वती। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। आगे है औद्योगिक नगर है, शैक्षणिक नगरी है कोटा। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। जन्म हो गया इसका खमनोर की पहाड़ियों से। आगे बढ़ो, ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर कहाँ चली गई, सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट, सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट चंबल नदी में मिल गई है। मौसमी नदी है। मौसमी नदी का मतलब जब मौसम आता होगा, यानी कोई बारिश वगैरह होती है उसी टाइम पे ये बहती होगी, है ना। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है कितनी है, लगभग 480 किलोमीटर है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक है। और आगे हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो एकमात्र वर्ष भर बहने वाली है ना, टोंक, सवाई माधोपुर, बनास नदी के, इसकी नदी के किनारे पर स्थित है। पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है कि चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, या फिर गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे वगैरह, इस तरह जो किनारे पे शहर स्थित हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो बनास के बारे में ध्यान रखना है आपको। टोंक व सवाई माधोपुर जो है बनास नदी किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख नदियाँ आ जाओ इधर, मैनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि, है ना। लूणी नदी अजमेर जिले के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। लूणी नदी अजमेर से अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसके बाद जल खारा हो जाता है। क्यों हो जाता है खारा हो जाता है? कच्छ का जो रण है वो प्राकृतिक रूप से वो नमक ही नमक वाला क्षेत्र है ना, खारा क्षेत्र है।
इधर से राजस्थान में भी बहुत सारी झीलें हैं जिनका जल जो है खारा है। तो इधर की साइड जब वो खारे वाले किसी क्षेत्र में प्रवेश करेगी, मीठा पानी खारे वाले क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो ऑब्वियसली उसका जो जल है वो भी खारा हो जाएगा। इसकी सहायक नदियों में जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, क्या नाम है, बहुत शानदार नाम है। जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया, आहा। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। आगे है माही, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। विंध्याचल पर्वत माही नदी का उद्गम स्थल है ना, दक्षिण राजस्थान के, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की तरफ है। ये नदी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में, तो ध्यान रखना है, माही खंबात की खाड़ी के थ्रू अरब सागर में, लूणी जो है कच्छ की खाड़ी के थ्रू अरब सागर में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम और जाखम है। बाणगंगा जो है इस नदी का उद्गम, बाणगंगा इस नदी का जो उद्गम है जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इस नदी के पानी की वजह से जो घना पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहाँ तक की जो ज़मीन है नमी रहती है, पानी की मात्रा रहती है। पानी की मात्रा रहेगी तो पक्षी वगैरह आएंगे, जानवर वगैरह बसेंगे। तो उस वाले एरिया पे जो है घना पक्षी उद्यान है, कोई और उस क्षेत्र में जो है शिकार नहीं कर सकता, वन वगैरह नहीं काट सकता। तो जो पशु पक्षी हैं, मुख्यतः घना तो है जो पक्षियों के लिए है, तो जो पक्षी हैं उनको आराम से स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, रह सकते हैं, बेखौफ निवास कर सकते हैं। नम भूमि होने की वजह से पानी की मात्रा अच्छी रहती है। पक्षियों को क्या चाहिए, दाना पानी, है ना। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, बाण गंगा, इसीलिए नाम पड़ा है ना, बाण अर्जुन ने बाण चलाया होगा तो बाण गंगा बन गई होगी, अर्जुन बाण चलाते थे ना। ठीक है। घग्गर इस अंतप्रवाही नदी का, अंतप्रवाही यानी जमीन पे विलुप्त होने वाली नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी, हिमालय की जो सबसे निचली श्रेणी है शिवालिक श्रेणी कहलाती है, शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। कहाँ पे, श्री गंगानगर में भूमिगत हो गई है। ये जो प्राचीन सरस्वती नदी है उसी का अवशेष माना जाता है। सरस्वती जो है वो भी लुप्त हो चुकी है, तो उसी का अवशेष माना गया है इसको। आ गया यहाँ पे, इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। इसीलिए दोनों का जो प्राचीन नाम है दृशदती या दशदती, इस तरह से, तो वो सरस्वती का भी यही प्राचीन नाम है और घग्गर का भी यही प्राचीन नाम है। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी आपकी नदियाँ हैं, झीलें हैं, है ना, इस बारे में। आगे है राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, चलो इनको भी पढ़ेंगे हम। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, क्या, जल विद्युत, नदियों पे बांध बनाएंगे, जल विद्युत उत्पादन होगा। सिंचाई की व्यवस्था है, किसी बांध से जो है सिंचाई के लिए नहरें निकाल दी जाती है, तो सिंचाई को बढ़ावा देती है ना। सिंचाई, पेयजल, पीने का पानी, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए क्या कहा इनको, आधुनिक भारत के मंदिर। कितनी बड़ी बात है ना, जो इतने लोगों का जीवन सुधारे, सिंचाई की व्यवस्था दे, पीने का पानी दे, बिजली दे, हैं, जो लोगों का जीवन सुधारे। कौन लोगों का जीवन सुधार सकता है, भगवान है। भगवान कहाँ निवास करते हैं, मंदिर में, तो ये भी एक तरह का मंदिर हो गया, है ना। तो आधुनिक भारत के मंदिर कहा है इन्होंने। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ठीक है। डिटेल में आप इनको गाइड में या आपकी जो SST की बुक है वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। इस चैप्टर में जितना है उतना हम देखेंगे। ठीक है। आगे है चंबल परियोजना। यह परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। गांधी सागर कहाँ पर है, मंदसौर जिले में। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर, घूमने आना का भी बहुत अच्छी जगह है। कोटा जिले में जवाहर सागर, कोटा बैराज है। इस परियोजना में दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है।
चंबल परियोजना जो है संयुक्त परियोजना है किसकी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। 4 बांध बनाए गए, गांधी सागर जिसमें से एमपी में है, बाकी 3 राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में जो है गांधी सागर है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। बाकी जो 3 है उसमें से जो एक राणा प्रताप सागर है वो चित्तौड़गढ़ में है, कोटा जिले में जवाहर सागर और कोटा बैराज है। दोनों राज्यों को जल विद्युत और सिंचाई की, है ना, और पेयजल की भी जो है सुविधाएं इससे मिलती है। आगे है माही बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है, बांसवाड़ा में माही नदी पर माही बजाज सागर, ठीक है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई और जल विद्युत एवं पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आगे है बीसलपुर परियोजना। राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। किधर, टोंक जिले के टोडा राय नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल, सिंचाई पेयजल, कई बार इसका बीसलपुर का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से जिलों को जो है बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध होता है, तो ये दिया हुआ है इसमें। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य क्षेत्रों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। अब आप सोचेंगे महाराष्ट्र कहाँ पर है, राजस्थान के नीचे तो गुजरात आ जाता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र पड़ता है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है इन चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं कि यार महाराष्ट्र तो बहुत नीचे है, ठीक है, पर महाराष्ट्र तक को भी ये इससे फ़ायदा मिलता है। इन जो ये सरदार सरोवर परियोजना है, आगे चल के भाई राजस्थान है, राजस्थान के बाद गुजरात आएगा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र आएगा, तो नदी जो है लंबी हो सकती है तो और नदियों पे ही बांध बनते हैं, नदियों पे ही परियोजना होती है। तो इन चारों राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा भाई नर्मदा नदी तो है नहीं यहाँ पे राजस्थान में, वो तो गुजरात में है। नर्मदा नदी का पानी नहर द्वारा राजस्थान के बाड़मेर व जालोर जिलों तक लाया गया है और सिंचाई और पेयजल की जो है सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त राज्य पाली जिले में जवाई नदी पर, जवाई जी है ना, याद रख सकते हैं, पाली, जवाई जी को पाला, अच्छी बात नहीं है सर। पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा, कितना सुंदर नाम है, मजा आ गया। सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना। उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पे जाखम परियोजना। ये भी कई बार पूछे गए हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स से छोटे छोटे नाम हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं, पूरी नज़र रखनी है ना। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना भी एक प्रमुख है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे राजस्थान में प्रमुख झीलें और जल संचयन। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत, पहले जो पुराने स्रोत होते हैं वो पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं, है ना। जैसे कुएं हैं, बावड़ियाँ हैं, जोहड़ है, टाके हैं, खड़ीन है आदि, तो ये पारंपरिक जल स्रोत हो गए, है ना। इसमें पूछा जा सकता है कौन पारंपरिक जल स्रोत में नहीं है। अब मोटर लगा के आप पानी भरोगे, है ना, तो वो पारंपरिक नहीं है। रूफ टॉप विधि वो पारंपरिक नहीं है ना। तो पारंपरिक जो है क्या है, कुएं, बावड़ी, जोहड़, टाँके, अखर, वो रूफ टॉप तो विधि है जल को स्टोर करने की, पर ये जो पारंपरिक जल स्रोत हैं, कुएं, बावड़ियाँ, जोहड़, टाँके, खड़ीन आदि, ये है ना। खड़ीन में एक पत्थर की दीवार टाइप की बना दी जाती है ताकि उसकी वजह से एक क्षेत्र में पानी रुक जाता है, ये होता है। आगे देखेंगे इसको। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन एवं जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिनके उदाहरण वर्तमान में कई जिलों में देखे जा सकते हैं। पुराने लोगों ने इतना कुछ कर दिया था, आज भी या तो बाढ़ आ जाती है, या तो पानी बढ़ जाता है ना, या फिर बचता ही नहीं है पानी, इस तरह का काम हो रहा है। सुधार होने चाहिए। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया एवं यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण कराया एवं नहरें बनाकर इनको आपस में जोड़ दिया। मतलब कि जैसे कोई 2 झीलें हैं, ये झील है, ये झील है, कोई झील जैसे सूख जाती है, मान लो गर्मी के दिनों में सूख जाती है, तो दोनों के बीच में नहर बना दी। अब इस झील का पानी उस झील तक भी पहुंच जाएगा,
ये झील, कोई झील सूखती है, कोई झील नहीं सूखती है, उसको वर्षा का पर्याप्त पानी मिलता है या उसमें पर्याप्त पानी की आपूर्ति है, तो दोनों झीलें जो है अब वर्ष भर बनी रहेंगी। तो सेतु या नहरों द्वारा झीलों को जोड़ देना भी इसका जल संरक्षण का एक वो है, जल प्रबंधन प्रणाली का एक रूप है ना। आदि झीलों का समय समय पर निर्माण कराया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इससे झीलों को जीवन मिल जाता है ना। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है ना। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी ने सन 1689 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया। तो गोमती नदी का पानी जो है जयसमंद नदी झील को मिलता है ना। ये विश्व की पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, विश्व की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। पूछा जा सकता है आना सागर कहाँ पर है, आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक प्राकृतिक झील है। कृत्रिम झील और प्राकृतिक झील, नक्की झील प्राकृतिक झील, इधर से जयसमंद झील कृत्रिम झील है ना। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है। इसकी उत्तरी भाग को नौचौकी झील, नौचौकी कहा जाता है, तो नौचौकी झील के नाम से प्रसिद्ध है ये, है ना। कहाँ पर है नौचौकी झील, कहाँ पर है पूछा जाता है ना। तो ये है राजसमंद में। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना एवं उम्मेद सागर, जोधपुर में बालसमंद, कायलाना, उम्मेद सागर, जैसलमेर में गड़ीसर, डूंगरपुर में गेप सागर पूछा गया है, बीकानेर में कोलायत पूछा गया है, अलवर में सिलीसेड़ पूछा गया है, आदि अन्य झीलें भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन हैं भैया। आगे देखेंगे, राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांभर झील, ये मीठे पानी के अतिरिक्त अब आ गई खारे पानी वाली झीलों के बारे में। सांभर झील किधर है? सांभर झील जयपुर, अजमेर, नागौर के बीच में सांभर झील, सांभर का नमक, बहुत बढ़िया। बाड़मेर में पचपदरा है ना, नागौर में डिडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी आदि खारे पानी की झीलें हैं। पूछा जा सकता है कौन सी एक खारे पानी की झील नहीं है, कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, इसी तरह से पूछते हैं क्वेश्चन। ये डायग्राम मुझे बहुत पसंद है भाई। इसमें आप देखेंगे फतेह सागर झील, पिछोला झील, अमरकुंड झील, स्वरूप सागर झील है ना, रंग सागर झील, कुमारिया तालाब झील, ठीक है, रूप सागर झील है ना। तो ये सब है। इधर ये आपकी आ जाओगे जनासागर झील, जिसको बड़ी तालाब भी बोला जाता है। मोरवानी नदी के द्वारा इस जनासागर झील का पानी फतेह सागर तक लाया गया है। अब ये देखना इसमें इधर और ये इधर आहड़ नदी ये इधर ये नदी जा रही है, आहड़ नदी ये जा रही है, आहड़ नदी ये जा रही है, ठीक है। तो आहड़ नदी से ये महाराणा फतेह सिंह जी ने ये नहर बनवा दी, यहाँ चीकलवास बांध बनवा दिया आहड़ नदी पे, ठीक है। और ये इधर ये नहर बनवा दी इन्होंने, संगम नहर, और इसका पानी कहाँ तक लिया है? फतेह सागर झील तक। तो फतेह सिंह जी के नाम पे इस झील का नाम जो है पड़ा फतेह सागर झील। फतेह सागर झील को किसका पानी मिलता है? आहड़ नदी का। अब झीलों को जोड़ने वाले सेतु गोवर्धन सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाले पिछोला झील और दूध तलाई को जोड़ने वाले, तो ये किस तरह से 1 नंबर, जैसे ये है ना आपका गोवर्धन सागर 1 नंबर है ना, तो यहाँ 1 नंबर पे कौन सा है आपका? इधर आ जाओ, ये आपका जो गोवर्धन सागर झील है और पिछोला झील है, इसको जो ऑरेंज कलर का है ये है सेतु। तो इसको गोवर्धन सागर और पिछोला झील के सेतु ने इन दोनों झीलों को जोड़ दिया। अब पिछोला झील में फतेह सागर में आ रहा था आहड़ नदी का पानी, इधर पिछोला झील में इधर ये जो नदियाँ दिख रही है आपको, कोटड़ा, अमरजोग नदी, सीसारमा नदी, इनका पानी पिछोला झील में आ रहा है। अब गोवर्धन सागर तक आपने ये जो सेतु है ये बना के गोवर्धन सागर को भी हमेशा पानी के लिए वो कर दिया आपने, जो पिछोला झील में पानी आएगा वो यहाँ तक आ जाएगा। फिर इधर है आपका दूसरा है आपका
पिछोला और दूध तलाई वाला जो सेतु है, तो पिछोला झील जो है आपकी, ये रही पिछोला झील, किधर है आपकी, ये पिछोला झील, और ये छोटी सी दूध तलाई झील, दोनों के बीच में ये ऑरेंज कलर का ये सेतु बना दिया है ना। तो अब जो पिछोला झील में पानी आएगा वो दूध तलाई में भी चला जाएगा। ठीक इसी तरह पिछोला अमरकुंड में, इधर देख लो आप, ये पिछोला और ये अमरकुंड झील है, अमरकुंड झील दिया हुआ है, तो इसके बीच में सेतु बना दिया, तो दोनों का पानी आपस में एक दूसरे में पास हो जाएगा। ठीक इसी तरह से कुमारिया तालाब झील और पिछोला झील के बीच में कर दिया है ना। ये रंग सागर चौथा है आपका, पिछोला और कुमारिया तालाब हो गया आपका, कुमारिया तालाब और रंग सागर के बीच में ये 5वां सेतु कर दिया आपका। फिर ये 6ठा, 7वां, 8वां, इस तरह के ये सेतु कर दिए आपके। ये डायग्राम को आप बहुत अच्छे से देखना है, आप ये वीडियो को रोक के देख सकते हैं आराम से, है ना। बहुत सारे 10, 20, 30 MCQ बन सकते हैं यहाँ से, है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चैप्टर होने वाला है हमारा ये जल संरक्षण। जल संरक्षण हमारा जो है प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए इसके लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वर्तमान में रूफ टॉप्स जल संचयन, जो वर्षा का पानी छत पे आ जाता है उसको आप किसी टैंक में स्टोर कर सकते हैं किसी इसके पाइप के थ्रू, तो ये रूफ टॉप हो गया। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, ये भी इस तरह की एक टेक्निक होती है, जो पानी होता है बारिश का उसको किसी टैंक वगैरह में इकट्ठा कर लेते हैं, वो ढका हुआ रहता है तो उससे पानी का उड़ता नहीं है। रूफ टॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने हुए कुएं में एकत्रित किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। ठीक है, रूफटॉप वाले ये जो छत के पानी के लिए, और वाटर हार्वेस्टिंग है जो छत के अलावा जो नॉर्मल ज़मीन पे पानी बहा तो उसको इस तरह से उसकी व्यवस्था कर दी जाती है कि वो भूमि के अंदर चला जाए, है ना। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टाँका, खड़ीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। ठीक है, जोहड़ आपको पता है, बावड़ी टाइप के जोहड़ होते हैं, छोटा तालाब होता है शायद एक जोहड़। टाँका ये जो भी है ये चौकोर या गोल कुएं टाइप में होता है, टैंक टाइप में होता है, जिसके ऊपर ढक्कन वगैरह की व्यवस्था होती है। खड़ीन एक पत्थर वगैरह की इस तरह की दीवार करके इस तरह की दीवार बना दी जाती है, तो ताकि किसी क्षेत्र में बहने वाला पानी जो है रुक जाए, है ना, इस तरह की व्यवस्था होती है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है। भूगर्भिक यानी भूमि के अंदर का अफवाह, नदी जल का बहना। टाँका पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर के में बनाएगी कुएंनुमा संरचना, बात की थी हमने भी। खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना, दीवार टाइप की संरचना होती है। जोहड़ वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना, संरक्षण, सुरक्षित रखना, रख रखाव। आगे आ जाते हैं। बनास किस नदी की सहायक नदी है, बताओ आप, चंबल की। ठीक है, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? माही बजाज सागर, आ जाओ कोटा में। हाँ, कोटा में। कहाँ से? कोटा में, डूंगरपुर में। ठीक है, चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम पता है आपको? राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखो, अभी सब पढ़ा है आपने। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा हो गया है, और अगला चैप्टर जो है 8 चैप्टर है, उसका भी सुपर फास्ट रिविजन हम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो हमारा अगर आपको पसंद आया हो तो बहुत यार प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। बने रहिए, धन्यवाद।